Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter microorganisms, friends and food. So हम बात कर रहे थे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में. तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग. अब डीप फ्रीजिंग से हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब उस फूड को हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव कोल्ड कंडीशंस में रख के, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखकर हम उस फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. डीप फ्रीजिंग ऑफ फूड हम कर सकते हैं या तो हम जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसके फ्रीज़र कंपार्टमेंट में रखकर, या फिर स्पेशल डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर्स अवेलेबल हैं उसमें रखकर. जब आप फूड को डीप फ्रीज़र में रखते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता है तो फूड हमारा फ्रोज़न हो जाता है. इतने कम टेम्परेचर पर डीप फ्रीज़र पर जो फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है पूरी तरह, जिसकी वजह से फ्रोज़न फूड अनस्पॉइल्ड रहता है और बहुत ही लंबे समय तक फ्रेश रहता है. ऐसे फूड में फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाते. तो फूड को हम डीप फ्रीज़र्स में फ्रोज कर सकते हैं या बहुत लंबे समय तक फ्रेश भी रख सकते हैं, महीनों तक रख सकते हैं. इस फ्रोज़न फूड को हम कुक कर सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसे खा सकते हैं. तो डीप फ्रीजिंग मेथड हम किस तरह के फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये आ जाता है आपका मीट, फिश या उनके प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट का बेनिफिट ये रहता है कि ये फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से इसको फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने में यूज़ किया जाता है. कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है मीट को प्रिजर्व करने में या फिश को प्रिजर्व करने में. मीट एंड फिश को हम ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर पाएँ. इस तरह का मीट और फिश आसानी से स्पॉइल्ड नहीं होता, ये ज़्यादा लंबे समय तक सही रहता है. कॉमन सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं फ्रूट्स के प्रिजर्व करने में, जैसे रॉ मैंगोज़ हैं आपके, लेमन है, आंवला है इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, या टैमरिंड है या उसकी चटनी बना लेते हैं. तो इस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं. कॉमन सॉल्ट का बेनिफिट ये रहता है कि ये बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को अलाउ नहीं करता और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर आसानी से फंगस या बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइप मैंगोज को, पके हुए आम को एज सच कुछ समय तक रखते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं. लेकिन अगर कच्चे आम हैं तो कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके आप उसे या फिर उनका अचार बना के आप उन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर. शुगर को भी काफ़ी लंबे समय से प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है. जैम्स एंड जेलीज बनाई जाती हैं फ्रूट से और उनमें शुगर का इस्तेमाल किया जाता है. शुगर से क्या होता है कि फ्रूट्स में से मॉइस्चर कंटेंट को ये कम कर देती है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और उनका स्पॉइलेज नहीं होता. जो फ्रूट्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड जेलीज बाय यूजिंग शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव आर एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और गुआवा. जो फ्रूट्स प्रिजर्व होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक जैम्स एंड जेलीज, उनको आप काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते हैं सेफली. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर. मस्टर्ड ऑयल और विनेगर, जिसको सिरका भी बोलते हैं, इनको भी बहुत वाइडली यूज़ करते हैं हम एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स या अचार. मस्टर्ड ऑयल या विनेगर से क्या होता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पॉइल नहीं हो पाते, क्योंकि फ्रूट स्पॉइलिंग बैक्टीरिया जो होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में रह ही नहीं सकते. कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो इजीली स्पॉइल हो जाते हैं, आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर पिकल्स बाय यूजिंग मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर. रॉ मैंगो, आंवला या लेमन को अगर आप पिकल्स की फॉर्म में प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल या विनेगर का इस्तेमाल एज ए प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एज प्रिजर्वेटिव. 3 तरह के स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनको आप प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड.
सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट को आप फूड को प्रिजर्व करने में यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैम्स, जेलीज, जूसेस एंड स्क्वॉशेस, ताकि आप उनको स्पॉइलेज से बचा सकें। सिट्रिक एसिड को हम यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव इन कन्फेक्शनरी या स्वीट्स जो होती हैं, हमारी टॉफ़ीज़ वगैरह जो होती हैं, उनमें आप सिट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इन स्पेशल केमिकल से क्या होता है कि फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पास्चराइजेशन। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम लुइस पास्चर था। इन्होंने एक मेथड दिया था फूड प्रिजर्वेशन का। इस मेथड को हम पास्चराइजेशन कहते हैं उन्हीं के नाम पर। ये मेथड पास्चराइजेशन का इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क डेयरीज। और इससे क्या होता है कि आप मिल्क को हीट करते हैं और उसके बाद बहुत ही क्विकली कूल कर देते हैं। इसका मेथड ऐसे होता है कि पहले तो आप मिल्क को हीट करेंगे फॉर टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स टू किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। इससे क्या होता है, अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए सडनली हीट करते हैं तो ज़्यादातर बैक्टीरिया इसमें किल हो जाते हैं। अब इस गर्म दूध को बहुत ही जल्दी कूल किया जाता है टू ए लो टेम्परेचर, ताकि अगर कोई रिमेनिंग बैक्टीरिया है भी तो वो आगे ग्रो ना कर पाए, और फिर इस मिल्क को रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर कर लिया जाता है। पास्चराइज्ड मिल्क को आप बिना बॉइलिंग करे भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री होता है फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिल्क जो पैकेट्स में आता है वो आसानी से स्पॉइल नहीं होता फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये पास्चराइज्ड मिल्क होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। इन दिनों क्या होता है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, उनको आप देखते हैं कि सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में सेल किया जाता है। इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती और वो लंबे समय तक प्रिजर्व भी रहते हैं, उनको वो आसानी से स्पॉइल नहीं हो पाते। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। इनफैक्ट 78% हमारे नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ना तो प्लांट इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं और ना एनिमल्स इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि प्लांट्स इसका यूटिलाइज करें, तो इसको पहले नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिससे प्लांट्स की रूट इसको इन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर पाए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर into compounds of nitrogen which can be used by plants is called nitrogen fixation। जो प्रोसेस होती है जिसमें नाइट्रोजन गैस, एयर की जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको प्लांट्स हमारे यूटिलाइज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है फ्री नाइट्रोजन गैस होती है, फ्री नाइट्रोजन होती है, और जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रेट्स हैं वो फिक्स्ड नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर की होती है उसको हम फिक्स कर सकते हैं, यानी कि उसको हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारी सॉइल में। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में। ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर लाइटनिंग के प्रोसेस से हो सकती है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रूट नोड्यूल्स में रहता है ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे पीस, बीन्स एक्सेट्रा। राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्रीली सॉइल में रहते हैं, whereas other nitrogen fixing bacteria like rhizobium bacteria live in the root nodules of leguminous plants। कुछ तो फ्रीली रहते हैं सॉइल में और कुछ रूट नोड्यूल्स में, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स हैं उसमें रहते हैं। जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर की वो लाइटनिंग के थ्रू भी फिक्स हो सकती है। अब ये कैसे होता है, जब लाइटनिंग होती है, जैसे बिजली चमकती है, तो क्या होता है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड होता है एटमॉस्फेयर में। इस हाई टेम्परेचर में जो नाइट्रोजन गैस होती है एयर की, वो ऑक्सीजन गैस जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइन हो जाती है और नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है।
ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और रेन के साथ अर्थ पर गिरते हैं और वो मिट्टी में चले जाते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की जो होती है वो उसकी फिक्सेशन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। इनके कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन के कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन की बात करें तो ये ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है प्रोटीन्स का जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ बनाती है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारी क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड्स में, वाइटामिन्स में। जो नाइट्रोजन सेम नाइट्रोजन एलिमेंट है वो बार बार सर्कुलेट होता रहता है थ्रू लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, सॉइल एंड वाटर। तो जो सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन है थ्रू लिविंग थिंग्स दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दैट इज एयर, सॉइल एंड वाटर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल एंड नेचर। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? जो सर्कुलेशन होता है नाइट्रोजन एलिमेंट का थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज थ्रू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दैट इज एयर, सॉइल एंड वाटर। और इसी प्रोसेस को हम सर्कुलेशन को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो जो मेन स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के वो होते हैं, वो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं और लाइटनिंग के प्रोसेस से भी नाइट्रोजन गैस का फिक्सेशन होता है। इन सभी मेथड से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है जो अल्टीमेटली सॉइल में चली जाती है। अब क्या होता है, जो प्लांट्स हैं हमारे वो इन्हीं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को सॉइल में से अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्लांट्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिससे प्लांट्स की बॉडी बनती है। अब यही प्लांट्स एनिमल्स ईट कर लेते हैं एज फूड। एनिमल्स प्लांट प्रोटीन्स को एनिमल प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जो उनकी बॉडी बनाते हैं। कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ईट कर लेते हैं जिससे उन्हें नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल जाते हैं। कुछ एनिमल्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स को प्लांट्स को ईट करके भी ऑब्टेन करते हैं। अब जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जैसे प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं इनकी डेड बॉडीज़ में वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कुछ बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू होता है। एनिमल एक्सक्रीशंस जैसे होते हैं, यूरिन है, ये भी सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितने भी सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है इस तरह से सॉइल में चले जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो कंपाउंड्स नाइट्रोजन के प्लांट्स ने सॉइल में से लिए थे अपनी ग्रोथ के प्रोसेस के थ्रू, मतलब जब उनकी ग्रोथ चल रही थी वो वापस उन्हें सॉइल में मिल जाते हैं। इसी सॉइल से यही नाइट्रोजन कंपाउंड फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय न्यू प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। और ये जो पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का ये बार बार रिपीट होता रहता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के जो बनते हैं थ्रू द डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और इससे क्या होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो आपके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नाइट्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है जहाँ से वो शुरू में आई थी। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज द रिवर्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से नाइट्रोजन गैस जो रिमूव हो गई थी एटमॉस्फेयर से ड्यूरिंग फिक्सेशन ये वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस बार बार यूज होती है ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल नेचर में बार बार रिपीट होती रहती है। तो नाइट्रोजन साइकिल की वजह से ही जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है। सो दैट्स एंड्स आवर चैप्टर। That's all for the day. Thank you so much.